हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द वर्क ऑफ सी वेव्स एंड कोस्टल लैंडफॉर्म का पार्ट नंबर 4। ओके, इसके जो भी टॉपिक्स हैं इस टॉपिक से पहले वाले वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ जा कर के नोट्स ले सकते हो। प्लेलिस्ट से आप जा कर के जो भी चैप्टर्स हैं हमने पढ़े हुए हैं जियोमॉर्फोलॉजी में वो आप पढ़ सकते हो। ये चैप्टर हमारा अब लास्ट कर रहा है। और एक परेशानी है भाई, देखो जिनको भी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट चाहिए उनके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नोट्स मैं पीडीएफ में नहीं कन्वर्ट कर पा रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं मेरे और टाइपिंग करना फ़ोन से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो टाइपिंग करके तो बिल्कुल भी मैं अभी पीडीएफ तैयार नहीं कर सकती हूँ। और इन जो भी हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं उनको अगर आप पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पहले के काफ़ी सारे नोट्स हैं जो भी अपलोडेड हैं। ठीक है, अब उनको वापस से फिर से उनका पिक लेना, पिक्चर क्लिक करना, उसके बाद फिर पीडीएफ में कन्वर्ट होगा तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए और वो भी है नहीं एक्चुअल में। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आप इसी से काम चला लो। जो भी नोट्स हैं आप स्क्रीनशॉट वहाँ से ले सकते हो, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो या फिर यहाँ से पढ़ते वक्त स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे अपना काम कर लो, नहीं तो फिर अभी तो मैं नहीं कुछ कर सकती। और रही बात एक और है सिलेबस की। जितना मुझे लगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में जियोमॉर्फोलॉजी में यही चैप्टर तक पढ़ना है और जो भी इससे पहले हमने पढ़ा है मतलब बस उतना ही है सिलेबस में, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जिनमें और कुछ कुछ एडेड है क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से कुछ गिना चुना चैप्टर ही हमें पढ़ना होता है सिलेबस में। तो अब बाकी के जो बचे हुए चैप्टर्स हैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में उनको भी ऐड किया गया है। लाइक उनमें ये नहीं पढ़ना होगा और कुछ अलग से दूसरा चैप्टर पढ़ना होगा। तो अभी एक दो मेरे पास आया हुआ तो उसके हिसाब से मैं उसको भी ऐड कर लूँगी जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है, तो आपके जो भी चैप्टर्स होंगे सिलेबस में वो आप वैसे देख करके पढ़ सकते हो। और जिनका भी लगेगा कि हाँ मेरा कोई और भी चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अच्छे से बता देना कि हाँ दीदी ये वाला टॉपिक है, ये चैप्टर है हमारा, आप इसे कवर करा दो। आप उसका कुछ पीडीएफ या फिर कुछ भी दे सकते हो तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ताकि मैं उसे अच्छे से पढ़ा सकूं और फिर आपको नोट्स भी जो बाकी के बच्चे हैं जिनको नहीं मिल पा रहे हैं वो भी उन्हें अवेलेबल हो जाए, उन्हें मिल जाए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है हमारा ये टॉपिक आज का, सी कोस्ट एंड सी शोर। देखो ये बेसिकली बात ये है कि कोस्ट और शोर दोनों का मतलब ही होता है समुद्र तट। ठीक है, दोनों का मतलब लगभग सेम होता है और ये लगभग एज अ साइनोनिम यूज भी होते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ बात होगी तभी ये अलग अलग लिखा हुआ है। तो देखो क्या है कोस्ट। कोस्ट मीन्स अभी सी कोस्ट की बात हो रही है। द कोस्ट रिप्रेजेंट द लैंड जोन इमीडिएटली बिहाइंड द क्लिफ। क्लिफ हमने पढ़ा हुआ था, क्लिफ क्या होता है, ऐसे जो हमारा भाग होता है ये उठा हुआ भाग, ये हमारा ओशन है, ये हमारा उठा हुआ भाग है और ये पूरा का पूरा लैंड एरिया है हमारा। ठीक है, ये ऐसे उठे उठे रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये क्लिफ होते हैं। ठीक है, क्लिफ हमारे कटते कटते वर्टिकल हो जाते हैं पूरे इरोड होकर के। तो क्लिफ के जो पीछे वाला भाग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कोस्ट कहते हैं, समुद्री तट कहते हैं, उसी को कहते हैं। द कोस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स द क्लिफ लाइन और द मार्जिन ऑफ लैंड राइजिंग अबव द सी वाटर। कोस्ट लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो हमारा क्लिफ लाइन है, क्लिफ ये हमारा, तो यही हो गया हमारा क्लिफ लाइन या फिर मार्जिन ऑफ लैंड, यहीं से हमारा लैंड शुरू हो रहा है, लैंड का जो हमारा ये कोना है। ठीक है, तो ये मार्जिन ऑफ लैंड या फिर क्लिफ लाइन जो है उसी को हम कोस्ट लाइन कहते हैं, वही हमारे कोस्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे शोर के बारे में। शोर क्या होता है, द सी शोर रिप्रेजेंट्स द जोन ऑफ लैंड बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर, वाइल शोर लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल लैंडवर्ड लिमिट ऑफ सी वाटर at a given at a given moment of time। शोर क्या होता है, कोस्ट तो हमने देख लिया कि बेसिकली जो क्लिफ के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कोस्ट कहते हैं और जो हमारा क्लिफ होता है वही हमारा कोस्ट लाइन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोस्ट का था। अब शोर क्या होता है, होता तो दोनों एक ही चीज़ है, समुद्री तट, लेकिन डिफरेंसेस हैं तो देखते हैं कि क्या है डिफरेंसेस। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस लैंड को
रिप्रेजेंट करता है, उस भूमि के भाग को रिप्रेजेंट करता है जो कहाँ पे होते हैं, बेसिकली हाई टाइड वाटर और लो टाइड वाटर के बीच में होते हैं, उन्हीं को शोर रिप्रेजेंट करता है। अब मैं बताती हूँ कैसे। ये हमारा सागर हो गया, ठीक है, पानी भरा हुआ है ऐसे, पानी अब यहाँ तक तो आ ही जाएगा। तो हमारा जो वाटर है यहाँ पे जैसे ही आता है तो यहाँ पे ऊंचा उठता है, ठीक है, फिर वापस जाता है तो धीमा हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे आके ऊपर उठेगा, यहाँ पे धीमा जाएगा, ऐसे इधर, ठीक है। तो ये जो हमारा हाई टाइड वाला एरिया हो गया और जो लो टाइड वाला एरिया हो गया, इन दोनों के बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा होता है शोर लाइन, ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। वाइल शोर लाइन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल लैंडवर्ड लिमिट ऑफ सी वाटर एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, ठीक है, लिमिट ऑफ सी वाटर, अब इससे आगे तो जाएगा नहीं सी वाटर, ठीक है, यहीं तक आके वापस घूम जा रहा है। तो शोर लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही लिमिट ऑफ सी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि एक्चुअली ये लैंडवर्ड लिमिट है कितना सी वाटर का, मतलब लैंड की तरफ ये कितना दूर तक जा पा रहा है, ठीक है, वही उसका क्या है, शोर लाइन है। उसके बाद हमारा है द शोर लाइन इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन लैंड एंड वाटर, या फिर बोल सकते हैं कि लैंड एंड वाटर के बीच में जो लाइन खींची हुई है, जो रेखा खींची हुई है। अब हमारा ये हमारा पानी था यहाँ तक, ठीक है, तो पानी तो यहाँ तक आ जा रहा है और ये इधर क्या है, लैंड है, इधर अब पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये जो एरिया हो गया ना, ये लाइन जो है जहाँ तक पानी आ पा रहा है, और उसके बाद क्या है, लैंड एरिया है, तो यही एरिया हमारा, यही लाइन हमारा शोर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, लाइन ऑफ डिमार्केशन है बिटवीन लैंड एंड वाटर, ओके। Generally, sea coast and sea shore are taken as synonym, but geomorphologically, these two terms have quite different meaning. बेसिकली ऐसे जनरल में तो हम यूज़ कर सकते हैं सी कोस्ट को और सी शोर को, दोनों को ही एक ही काम के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर दोनों को ही एज अ साइनोनिम यूज़ किया जाता है, ठीक है। कोस्ट के बदले शोर लिख दिया, शोर की जगह पे कोस्ट लिख दिया, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लगभग इनको एज अ साइनोनिम यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हम जियोमॉर्फोलॉजिकली बात करें, ठीक है, तब पता चलेगा कि ये दोनों ही टर्म्स एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है, ओके। उसके बाद अब हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कोस्ट एंड शोर लाइन्स। अब क्लासिफाइड तो किए गए होंगे कि किस तरह से शोर लाइन हमारे बनते हैं, क्या उनका कैरेक्टरिस्टिक है। तो जॉनसन का क्लासिफिकेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, जॉनसन्स क्लासिफिकेशन ऑफ शोर लाइन्स। इनमें क्या है, शोर लाइन्स ऑफ इमर्जेंस, शोर लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस, न्यूट्रल शोर लाइन्स और कंपाउंड शोर लाइन्स, ठीक है। अब एकदम शॉर्टकट में समझते हैं। तो शोर लाइन ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, जो अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है, जो इमर्जेंस होगा, मतलब हमारा जो तट है, जो हमारा भाग है, वो क्या करेगा, इमर्ज्ड होगा ऊपर, तो वो उसको हम कहेंगे शोर लाइन ऑफ इमर्जेंस। जो डूबेगा, सागर में जो डूबेगा, उसको हम कहेंगे शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस। उसके बाद न्यूट्रल, जिसमें कि ये इमर्जेंस सबमर्जेंस जैसी कोई चीज़ ही होंगी ही नहीं। कंपाउंड शोर लाइन्स में दोनों ही चीज़ें होंगी, सबमर्जेंस भी होगा और इमर्जेंस भी होगा, ठीक है। अब बारी बारी से हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। पहले पढ़ेंगे शोर लाइन्स ऑफ इमर्जेंस। इज फॉर्म्ड ड्यू टू चेंजेस इन सी लेवल, सी लेवल के चेंज होने से ये होता है, ओके। अब या तो पानी कम हो रहा होगा या तो ज़्यादा हो रहा होगा, सी लेवल में यही तो चेंजिंग हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, फॉल इन सी लेवल और निगेटिव चेंजेस। अब भैया जब हमारा ये पानी है, ठीक है, ये हमारा समुद्र है। अब समुद्र तो ऐसा प्लेन होता है क्या, उठा उठा होता है, ठीक है। तो अब ये जो है इधर और हल्का गड्ढा बना दो, तो ये पानी यहाँ से कम होकर के यहाँ आ गया, तो ये जो हमारा भाग है, ये उठा हुआ भाग हमको नहीं दिखेगा, तो इसको हम कहेंगे शोर लाइन ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। मतलब कि जो हमारा सी लेवल था वो कम हो गया, निगेटिव मार्किंग हुई यहाँ पे, निगेटिव चेंज हुआ, जिसकी वजह से हमारा शोर लाइन ऑफ इमर्जेंस एक्चुअल में होता है ड्यू टू आइदर क्लाइमेटिक फैक्टर और टेक्टोनिक फैक्टर। हाँ, दो चीज़ों से ये हो सकता है, पहला तो क्लाइमेटिक फैक्टर से और दूसरा टेक्टोनिक फैक्टर से। टेक्टोनिक फैक्टर में क्या हो गया, हमारी जो प्लेट हैं वो खिसकी, ठीक है, जिसकी वजह से समुद्र का तल और गहरा हो गया। तो गहरा हो गया तो पानी ऊपर से नीचे आ जाएगा, ये यहाँ पे अगर ये गहरा हुआ तो इधर आ जाएगा, तो ये वाला भाग हमारा बच जाएगा, ठीक है। या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से, या फिर जो बर्फ है हमारे उनके पिघलने की वजह से। मान लो इधर हमारे बर्फ थे, ठीक है, अब ये बर्फ पिघलेंगे, पता चला कि नीचे पानी क्या था, थोड़ा कम था, तो ये पिघल के इधर आ जाएंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर हो गया, ओके। उसके बाद हमारा शोर लाइन ऑफ सबमर्जेंस। शोर लाइन्स ऑफ सबमर्जेंस में क्या है,
shorelines of submergence is formed because of submergence of coastal land due to rise in sea level, either due to climatic change, deglaciation or tectonic movement, subsidence of sea floor और coastal area. ठीक है, डिग्लेसिएशन की वजह से इसमें भी डिग्लेसिएशन हो रहा है. या फिर हाँ एक चीज़ और है, देखो इमरजेंस वाला. ठीक है, इमरजेंस वाले में यहाँ पे डिग्लेसिएशन हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है हमारा यहाँ पे अगर सबमर्जेंस में डिग्लेसिएशन हो रहा है तो इमरजेंस में क्या हो, ग्लेसिएशन हो. अब पूछोगे ग्लेशिएशन से कैसे होगा. ठीक है, ग्लेशिएशन में तो बर्फ जम जाएंगे. हाँ बिल्कुल जमेंगे. मान लो कि ये ऐसे है, ये हमारा समुद्री तल है. ठीक है, पानी भरा हुआ है पूरा. अब यहाँ पे फ्रीजिंग की वजह से हो सकता है ना कि इधर बर्फ जमा हुआ हो पूरा, ये पूरा बर्फ. तो आपको पता है कि इधर पूरा पानी है और यहाँ भी पानी था. एक्चुअल में यहाँ भी पानी था, लेकिन यहाँ का जो पानी है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन गया, बर्फ के टुकड़े यहाँ पे बन गए. ठीक है, आइस में कन्वर्ट हो गया. तो आइस में कन्वर्ट होने के बाद लैंडफॉर्म तो हमें क्लियरली दिखाई देता है ना. ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा शोरलाइंस ऑफ इमरजेंस हो गया. और डिग्लेशिएशन में क्या होगा, डिग्लेशिएशन में मान लो ये इस तरह का था, तो डिग्लेशिएशन में ये बर्फ पिघल जाएगा और पिघलने के बाद जो भी हमारे लैंडफॉर्म्स है वो डूबे हुए दिखेंगे हमें.